आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का इकाई 2। पूरा का पूरा आज इकाई 2 हम देखेंगे। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है व्यावसायिक प्रकरण हमको समझना है कि व्यावसायिक प्रकरण के अंतर्गत जो है कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें निर्बाध संचालन, बिना रुकावट संचालन और प्रभावी निर्णय लेने और एकजुट कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के भीतर संचार महत्वपूर्ण है। मतलब अलग अलग प्रकार के संस्थान होते हैं, उनके बीच में एक दूसरे का कार्य करने के लिए संचार बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं व्यावसायिक केस में, बिजनेस केसेस में। तो व्यावसायिक मामले प्रस्ताव प्रस्तुत करने, निवेश को उचित ठहराने और संभावित लाभों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में काम करते हैं। इसमें आमतौर पर कार्यकारी सारांश, पृष्ठभूमि विश्लेषण, सिफारिश और वित्तीय अनुमान जैसे अनुभाग शामिल होते हैं। प्रभावी व्यावसायिक मामले संक्षिप्त, डेटा संचालित और संगठनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। हितधारकों की खरीदी फरोख्त हासिल करने के लिए उन्हें संभावित जोखिम और समन रणनीतियों की ध्यान रखनी चाहिए। मतलब तात्पर्य ये है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो उस समय हमको क्या करना रहता है, अपने आप को सही ठहराने के लिए और जो कंपनी है उससे बातचीत करने के लिए, उसके लिए अच्छा एक रूपरेखा तैयार करेंगे, मतलब एक सिनॉप्सिस तैयार करेंगे और एक प्लानिंग के साथ हम क्या करते हैं, पूरा काम करते हैं। इसमें बिल्कुल संक्षिप्त और जो सारांश बनाना, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बनाना, उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसको फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, उनमें आर्थिक अनुमान लगाना जैसे पार्ट इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आगे है जो प्रेजेंटेशन होता है उसको कैसे करना है। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, तो वही है प्रस्तुतियाँ। प्रस्तुतियाँ मतलब प्रेजेंटेशन आधुनिक व्यवसायिक संचार की एक आधारशिला है जो दृश्य प्रतिनिधित्व और सूचना के आकर्षण वितरण की अनुमति देता है। मतलब हमको जो सूचना है वो बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सुंदर और सही तरीके से, बिल्कुल स्वस्थ तरीके से दूसरों तक पहुंचा सके अपनी जानकारी को। चाहे व्यक्तिगत या आभासी प्रस्तुतियां अच्छी तरह से संरचित, देखने में आकर्षक और दर्शकों के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हम किसी अपनी बातों को जब कहीं मीटिंग में रखते हैं तो हमारे पास आजकल क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। यदि अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं भी है तो भी आपको क्या करना है, मौखिक रूप से आपको ऐसा प्रस्तुत करना है कि सामने वाला जो है उससे आकर्षित हो जाए। और कैसे करना है, आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आभासी, मतलब वही सॉफ्ट कॉपी हमको प्रस्तुत करना है स्क्रीन पे और अच्छी तरह से उसको दिखाना है और दर्शकों तक हमको पहुंचाना है। कहानी कहना है, जब कोई बात हम बताते हैं तो बिल्कुल उसमें तकनीक का प्रयोग, ग्राफिक्स का प्रयोग, चित्रों का प्रयोग, इलेक्टिव तत्वों का प्रयोग, मतलब जो भी तत्व रहेंगे, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो बड़ा टीवी हो, स्पीकर हो, बातचीत हो, लहजा हो, सभी चीज़ इसमें क्या होता है, शामिल रहता है और सभी चीज़ का समन्वय इसमें जरूरी है। प्रस्तुतकर्ताओं को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी और प्रतिक्रिया को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। मतलब प्रस्तुतकर्ता जो प्रस्तुत, जैसे कि मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब होता है प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इस मेरे पास एक मोबाइल है, उसी मोबाइल से मैं आकर आपको एक स्टडी मटेरियल दिखा रहा हूँ और उसको मैं बताते जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे प्रस्तुतिकरण का तरीका है। तो उसी प्रकार से जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको भी क्या करना होगा, इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा। हो सकता है आपके पास दिखाने का कुछ ना हो, केवल आपको मौखिक बताना हो, तो वहाँ पर आपको मैनेज करते हुए आपको क्या करना है, बताना है कोई बात। देखिए जिस प्रकार से एक सभी बैठक है, दर्शक लोग हैं, बैठे हुए हैं और एक एम्प्लॉय जो है बता रही है कि देखो हमारे यहाँ 42% इतने हैं, उसके भी नीचे में कुछ लिखा हुआ है। तो क्या कर रही है, आकर्षक रूप से वो चित्र को सेट करते हुए प्रस्तुत कर रही है, तो वो है प्रस्तुति। आगे आता है संगठन होता है। जो संगठन, यदि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, काम होते हैं, काम उसको करने होते हैं। तो उसको काम करते हैं तो वो क्या करता है, पत्र व्यवहार करता है। एक स्थान, एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति तक वो क्या करता है, पत्रों को पहुंचाता है, या अलग अलग शहरों में उसके
संस्थान होंगे तो वहाँ तक वो पत्र करता है, तो उसको कहा जाएगा लेटर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों के भीतर पत्र। आंतरिक पत्रों का उपयोग घोषणाओं, अद्यतनों, अनुरोधों, स्वीकृतियों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उन्हें स्पष्ट, संक्षिप्त और होना चाहिए और पेशेवर लहजे में होना चाहिए। जब भी आंतरिक पत्र का हम प्रयोग करेंगे, अपनी ही संस्था पे जब पत्र व्यवहार करेंगे तो बिल्कुल सटीक, सही जानकारी, अनुरोध को जो भी आपको स्वीकार करने वाला बात रहेगा, रेस्पेक्ट के साथ जो भी आप बात रखेंगे, कोई घोषणा करेंगे तो सबको बिल्कुल उद्देश्य के साथ समाहित करते हुए संक्षिप्त रखेंगे ताकि उसको बिल्कुल सही अच्छे से रखा जाए। संवेदनशील मामलों को संबोधित करते समय गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए। यदि अगर ऐसी बात है जो गोपनीय रहेगा तो उसमें गोपनीयता रखना है और संचार के उचित माध्यमों का पालन किया जाना है। संदर्भ और स्पष्टता कार्यवाही सामग्री प्रदान करना स्पष्ट सुनिश्चित करता है और प्रभावी अनुवर्ती सुविधा प्रदान करता है। मतलब कहने का मतलब ये, संगठनों के भीतर पत्र, मतलब जब कोई संगठन है अलग अलग सिटी में काम कर रहा है तो आपको क्या करना है, एक दूसरे के अंतर्गत पत्र व्यवहार करना है। जब आप पत्र करोगे तो बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी के साथ, अद्यतन जानकारी के साथ आपको बताना है। घोषणा बिल्कुल सटीक होना चाहिए और जो भी बात आपको बताना है अपने एम्प्लॉय को बिल्कुल उद्देश्य के साथ बताना चाहिए और बिल्कुल बहुत अच्छे लहजे में बताना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बताना चाहिए और संवेदनशील मामलों में संबोधित करते हुए गोपनीयता बरकरार रखते हुए सब बताना है आपको अपनी संस्थान में। आगे है शीर्ष प्रबंधन के पत्र। शीर्ष प्रबंधन मतलब क्या होता है, लेटर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। जैसे कि कोई मैनेजमेंट होता है, जैसे कोई हम काम जब करते हैं किसी संस्था में तो उसका टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एम्प्लॉय लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं। तो शीर्ष प्रबंधन के संचार से संगठनात्मक संस्कृति और दिशा तय होती है। चाहे उपलब्धियों, चुनौतियों या रणनीति पहलों को संबोधित करना हो, इन पत्रों के माध्यम से प्रेरणा या स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। पारदर्शिता, प्रामाणिकता, सहानुभूति, प्रभावी नेतृत्व संचार के आवश्यक तत्व हैं। नेताओं को भी सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। नेता मतलब तो लीडर, जो भी संस्था का लीडर है, और उसको अपनी बात रखनी चाहिए और विश्वास और संरेखण और बढ़ावा देने के लिए खुली बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब बातचीत करने के लिए अपने एम्प्लॉय के साथ उसको प्रेरित होना चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉय को क्या कर सके, समझ सके। चलिए इसको शॉर्टकट में समझाते हैं, इसमें थोड़ा कठिन शब्दों का प्रयोग है। शीर्ष प्रबंधन के पत्र, जब कोई कंपनी होता है उसका जो शीर्ष प्रबंधन वाला जब कोई पत्र लिखता है तो इसमें संचार कैसे करना चाहिए, संगठनात्मक संस्कृति में होना चाहिए, बिल्कुल सटीक दिशात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल उपलब्धियों उसमें बतानी चाहिए, चुनौती बताना चाहिए, क्या क्या चुनौती है, कैसे हम काम करेंगे, रणनीति बताना है, कैसे हम रणनीति बनाएंगे। इन पत्रों को बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल प्रेरित तरीके से बनाना चाहिए, स्पष्ट और प्रेरित बनाना चाहिए और उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, सहानुभूति, प्रभावी जो लीडर होगा, वहाँ का जो बॉस होगा, वो बिल्कुल नेतृत्व, संचार के आवश्यक तत्व सब उसमें क्या करना चाहिए, समाहित करना चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बातचीत कर सके। आगे आता है जो पत्र व्यवहार होता है, जो शीर्षस्थ से जो पत्र व्यवहार होगा, उन पत्रों में क्या क्या पत्र होता है, मतलब पत्र होते हैं ना, तो पत्र के भी अलग अलग प्रकार होता है। एक पत्र में क्या देगो, आदेश दोगे, एक पत्र में अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाओगे, एक पत्र में किसी को आप ऑर्डर दोगे या कोई नोटिस दोगे। तो ये अलग अलग प्रकार के, जैसे कि ये बता रहे हैं परिपत्र। परिपत्र क्या होता है, जब परिपत्र नीति परिवर्तन, घटनाओं या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में अपने कर्मचारियों को प्रदान करने वाली औपचारिक सूचना होती है। जब कोई औपचारिक सूचना है तो उस औपचारिक सूचना को आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉय तक आप क्या करोगे, बताओगे। तो उसको बताने के लिए आप क्या लिखोगे, पत्र लिखोगे। तो पत्र लिखोगे कैसे रहेगा, वो परिपत्र के माध्यम से रहेगा। उसको क्या कहा जाएगा, परिपत्र कहा जाएगा। मतलब जब कोई सूचना, कोई औपचारिक सूचना अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारियों को दे रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा, परिपत्र कहा जाएगा। परिपत्र अब कैसे होना चाहिए, परिपत्र स्पष्ट, संक्षिप्त होना चाहिए और उनमें दिनांक, समय होना ही चाहिए। आवश्यक कार्यवाही जैसे प्रासंगिक विवरण होना चाहिए, जिस विषय पर दे रहे हैं उसका विवरण होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्लेटफॉर्मों का उपयोग प्रसार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण मतलब जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह है, व्हाट्सएप से दे दिए या ईमेल कर दिए। और समय और वितरण सुनिश्चित करता है, समय पर वो समय को बचाता है और डिलीवरी को क्या करता है, मतलब वितरण को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर डिलीवरी का मतलब वितरण है। प्राप्तकर्ताओं
प्राप्तकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी भी चिंता या प्रश्न का समाधान करने के लिए प्रतिपुष्टि तंत्र भी मौजूद होना चाहिए। यदि अगर हम पत्र भेज दिए इसके पास, एम्प्लॉय के पास, तो एम्प्लॉय उस पत्र को पढ़ेगा, उसको यदि अगर वो कुछ कहना चाहता है उस पत्र का जवाब, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पत्र का फीडबैक भी लेने के लिए हमारे पास मौजूद होना चाहिए, प्रतिपुष्टि होना चाहिए। आगे आता है ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन, इसी को कहा जाता है मेमो। इसी को क्या क्या कहा जाता है, मेमो कहा जाता है। मेमो या ज्ञापन किसी संगठन के भीतर निर्देशों, अनुदेशों, अद्यतन जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आंतरिक संचार उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। जब कोई कंपनी होता है वो अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, अपने एम्प्लॉय को कोई जानकारी देता है तो पत्र के माध्यम से देता है। तो यदि अगर उसको कुछ निर्देश दे रहा है, उसको कुछ नई जानकारी दे रहा है, अद्यतन समसामयिक जानकारी दे रहा है, उसको यदि वो प्रेषित करना चाहता है अपने एम्प्लॉय तक, अपने कर्मचारी तक, तो वो किसके माध्यम से देगा, ये मेमो के माध्यम से देगा। ऐसा पत्र रहेगा, वही जैसे परिपत्र रहता है वैसे ही रहता है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, बस इसमें थोड़ा फॉर्मेट जो है चेंज हो जाता है। और इसमें भी वही औपचारिकता के साथ देगा और आंतरिक संचार उपकरण के रूप में ये कार्य करता है। इसमें एक मानकीकृत प्रारूप का पालन करना चाहिए जिसमें दिनांक, प्राप्तकर्ता, प्रेषक और विषय के शीर्षक शामिल होते हैं। त्वरित समझ और प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए ज्ञापन संक्षिप्त, ज्ञापन मतलब मेमो संक्षिप्त, केंद्रित और कार्यवाही उन्मुख होना चाहिए। बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, अनावश्यक बातों का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए और कार्यवाही उन्मुख होना चाहिए जिसमें उससे क्या हो सके, काम किया जा सके। अब पता चला तुम ऐसे पत्र उसको दे दिए हो, ऐसा मेमो दे दिए हो कि उसमें एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके दे दिए हो, पहले नंबर में कुछ और करने के लिए बोल रहे हो, फिर दूसरे नंबर में बोलते हो कि इसी के अनुसार कुछ विरोधाभास टाइप के शब्द लिख दिए हो, डबल अर्थ देने वाले शब्द लिख दिए हो, तो वैसा आपको प्रयोग नहीं करना है। स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है, स्वरूपण पठनीयता को बढ़ाते और गलत व्याख्या की संभावना को कम करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा, एक मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में कैसे पत्र व्यवहार के साथ कम्युनिकेट करना है, संचार करना है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे है ग्राहकों और हितधारकों के लिए व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ। जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जिनको आपको लुभाना है कि आइए आप हमारे यहाँ से एक ग्राहक बनिए और हमारे यहाँ से सामान उठाइए और हमारे कंपनी को फ़ायदा पहुँचाइए, तो उसके लिए कैसे आप प्रेजेंट करोगे, मतलब बिजनेस प्रेजेंटेशन टू कस्टमर एंड स्टॉक होल्डर, मतलब उसको क्या कैसे करना है, आकर्षक रूप से उसको प्रस्तुत करना है जिससे वो प्रभावित हो जाए। ग्राहकों और हितधारकों के लिए व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ उत्पाद सेवा प्रदर्शन, परियोजना अद्यतन, बिक्री जो जानकारी होती है और रणनीतिक प्रस्तावों सहित कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मतलब जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे एज हम कस्टमर अधिकारी हैं या तो फिर हम एम्प्लॉय हैं या तो फिर हम दुकानदार हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने ग्राहक को बड़े अच्छे तरीके से या हितधारकों को अच्छे तरीके से उसको बताने का प्रयास करेंगे अपने उत्पाद के बारे में। तो उसके लिए क्या करना है, उत्पाद सेवा का प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे चेयर बेच रहे हैं तो चेयर के बारे में बताएंगे, यदि आप कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं तो उसको बारे अच्छे से बताएंगे। परियोजना अद्यतन जानकारी और रणनीति, इस सब को जानकारी के उद्देश्यपूर्ण, सभी के उद्देश्य की आप जानकारी क्या करेंगे, देंगे। ये प्रस्तुतियाँ, मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है, संगठन की विशेषज्ञता, विश्वसनीयता और मूल्य प्रस्ताव को प्रदर्शित करने के अवसर है। मतलब ऐसा यदि अगर प्रस्तुत करने का आपको मौका मिलेगा तो वो आपकी कंपनी जो है वो क्या करता है, आपको प्रस्ताव देता है कि आप उसको प्रदर्शित कीजिए और विशेषज्ञता उसे दिखेगा, विश्वसनीयता उसे, कस्टमर का जो मन है वो विश्वास बढ़ेगा कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है। जुड़ाव और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए प्रस्तुति सामग्री और वितरण दृष्टिकोण को तैयार करने के लिए दर्शकों की ज़रूरत, रुचियाँ और प्राथमिकता को समझना आवश्यक है। तो हमको दर्शक मतलब ये कस्टमर है, कस्टमर की ज़रूरतों और रुचियों को, प्राथमिकता को समझना है, तभी आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो, किसके सामने, ग्राहकों के सामने और हितधारकों के सामने। आगे आता है मौखिक और गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना। मौखिक और गैर मौखिक संकेत प्रस्तुतकर्ता और संगठन के बारे में दर्शकों की धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौखिक संकेतों में आवाज़ का लहजा, मौखिक रूप से किसी चीज़ को बता रहे हैं तो लहजा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे टोन में होना चाहिए, अच्छी भाषा में होना चाहिए,
स्पष्टता होना चाहिए, आत्मविश्वास जैसे पहलू उसमें होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ बताओगे ना, आत्मविश्वास पूर्ण और उत्साही स्वर बनाए रहना चाहिए, उत्साह के साथ आपको बताना है। प्रेरक भाषा का प्रयोग करना है, मुख्य बिंदुओं को बताना है, स्पष्ट करना है, विश्वसनीयता और जुड़ाव, इससे जिससे विश्वसनीयता और जुड़ाव बिल्कुल बढ़े और जो ग्राहक है, जो हितधारक है, वो आपसे प्रभावित हो। आगे आता है शारीरिक हाव भाव कैसा होना चाहिए। ये हो गया मौखिक। मौखिक मतलब आप अपनी वाणी से उसको प्रभावित कर रहे हो। और गैर मौखिक प्रस्ताव मतलब कोई शारीरिक हाव भाव भी इसी प्रेजेंटेशन में आता है। शारीरिक हाव भाव, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव मुद्रा, आंखों के संपर्क सहित गैर मौखिक संकेत भी समग्र प्रभाव के योगदान करते हैं। मतलब आप किसी चीज़ को जब बताते हो तो उसमें आपकी हाव भाव मुद्रा भी वैसी होनी चाहिए। प्रस्तुतकर्ताओं को सकारात्मक गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से व्यावसायिकता, बहुत पहुंच योग्यता और प्रामाणिकता व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब यही इसमें वाणी के माध्यम से बताओगे, इसमें संकेत के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से आपको क्या करना है, बताना है। आगे है प्रस्तुतियाँ तैयार करना और वितरित करना। प्रस्तुत तैयार करना, उसको वितरित करना। जैसे कि हम मतलब अपना जो प्रेजेंटेशन जब बनाएंगे तो उस प्रेजेंटेशन को हमको तैयार करना है और उसको फिर क्या करना है, प्रस्तुत करना है। किसके सामने? सामने वाले कंपनी के सामने, या तो कंपनी के सामने, या आपके बॉस के सामने, या आपके कस्टमर के सामने, या अपने हितधारकों के सामने। हितधारक मतलब स्टॉक होल्डर। दर्शकों को पसंद आने वाली सम्मोहक प्रस्तुतियां देने के लिए प्रभावी तैयार करना आवश्यक है। दर्शक यहाँ पर कौन है? देखने वाला, मतलब वो कस्टमर भी हो सकता है, आपका जिसके सामने प्रस्तुत कर रहे हो वो भी हो सकता है। तो इसमें एकदम सम्मोहक प्रस्तुति करना चाहिए। अच्छा अच्छा चार्ट बनाना, अच्छा रंग बिरंगा से आपको डिजाइन करते हुए बनाना है। इसमें एक विशेष पर गहन शोध करना, मुख्य बिंदुओं को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना और एक सम्मोहक तथा प्रवाह तैयार करना शामिल है। आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे वस्त्र धारण करना है, अच्छी बात बताना है। वस्त्र कैसा होना चाहिए? फैशनेबल होना चाहिए और ज़्यादा भी एकदम पार्टी टाइप का कपड़ा नहीं पहनना है आपको। जो आपकी कंपनी जो डिसाइड करती है वैसा ही है। यदि आप विद्यार्थी हैं, उसको आप क्लासरूम में कोई चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल संयमित होकर के आपका कपड़ा जो है ज़्यादा भड़कीला नहीं होना चाहिए। दर्शकों की विशिष्ट आवश्यकताओं, चुनौतियों और उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए सामग्री को तैयार करने में प्रासंगिकता और प्रतिध्वनि बढ़ती है। प्रस्तुतिकरण का कई बार अभ्यास करना चाहिए। जब प्रस्तुतिकरण जब बनेगा तो आपको बार बार उसको क्या करना है, अभ्यास करना है। और प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी प्रस्तुति को परिष्कृत करने, संभावित नुकसान की पहचान करने और आत्मविश्वास पैदा करने की अनुमति मिलती है। जब आप बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है और मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन से मतलब जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट के माध्यम से आप कोई प्रेजेंट करते हो और एक कोई क्या रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा जो इसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा और उसको पावर पॉइंट के माध्यम से पर्दे में उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे फिल्मों में आप देखे होंगे। यदि अगर आप अभी तो नए हैं स्टूडेंट, यदि आने वाले हो सकते हैं एमएससी करेंगे या तो फिर एमए करेंगे तो उसमें आ जाए, पीएचडी करेंगे, आगे भविष्य में एमफिल करेंगे तो उसमें वो सब आपको बनाना पड़ता है। प्रेजेंटेशन का मतलब वही है जो आपको कंप्यूटर में बनाना होता है, फिर उसको सबके सामने बताना होता है। आगे है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। अब श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब क्या होता है? यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब ऑडियो विजुअल जो सहायता, जैसे कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये भी श्रव्य दृश्य सामग्री है। टीवी हो गया आपका, और क्या कह सकते हैं, आपका मोबाइल भी है और जो कंप्यूटर होता है वो भी है और टेप रिकॉर्डर भी है, वो भी सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। ऑडियो विजुअल सहायता जैसे स्लाइड शो, वीडियो इन्फोग्राफिक्स और इंटरैक्टिव डेमो दर्शकों की सहभागिता और समझ को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। ये जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। जैसे स्लाइड शो प्रोजेक्टर के माध्यम से होगा, वीडियो तो जानते ही हैं, इन्फोग्राफिक्स एक और इंटरैक्टिव डेमो जो आजकल दिखता है ना, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसी टीवी में ही आप उसमें ब्लैक बोर्ड जैसा लिखाता है और ऑटोमेटिक आता है, तो उसी से संबंधित है।
जब प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है तो सहायक उपकरण मुख्य संदेशों को सुदृढ़ करते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तो सहायक उपकरण कौन है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ये मुख्य संदेशों को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं और बड़े सुंदर तरीके से आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं। जटिल अवधारणाओं को चित्रित करते हैं और दृश्य रुचि पैदा करते हैं। जो कठिन है, कठिन मटेरियल है, कठिन स्टडी मटेरियल है, कठिन चीज़ है, उसको आप क्या करोगे, बड़े रुचिकर ढंग से पोस्टर के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आप उसको प्रस्तुत करते हैं। हालांकि दृश्य अपील और सूचना अधिभार के बीच संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दृश्य और सूचना, जैसे कि आप किसी चित्र को दिखा रहे हैं तो वो चित्र से संबंधित आपको वैसे ही बात आपको वहाँ लिखना है नीचे, तभी वो रुचिकर होगा। पता चला आप वहाँ पे जंगल का चित्र दिए हैं और बता रहे हैं आप किसी सिटी के बारे में या किसी कारखाने के बारे में, तो ऐसा नहीं है। यदि जंगल का है तो जंगल के बारे में बताओगे, फैक्ट्री का चित्र है तो फैक्ट्री के बारे में बताओगे। ये है दृश्य जानकारी। उसके बाद फिर स्पष्ट संक्षिप्त सामग्री और पूरक दृश्यों के साथ स्लाइड देखने में आकर्षक होनी चाहिए। यही है स्लाइड, जैसे कि पावर पॉइंट से संबंधित है ये। स्लाइड देखने में आकर्षक होनी चाहिए ताकि वो दर्शकों को मुख्य संदेश केंद्रित रखने के लिए पाठ के साथ स्लाइडों को अधिकता से बचे और विकर्षणों को कम करें। मतलब स्लाइड ऐसा होना चाहिए तो ठीक ठाक हो, ज़्यादा में लोग बोरिंग हो जाएंगे। बिल्कुल संयमित होकर के बिल्कुल मुख्य बातों को बताते हुए आपको क्या करना है, स्लाइड बनाना है और उसके माध्यम से फिर आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। आगे है कि दर्शकों की सहभागिता, और जब आप क्या बनाएंगे, ये श्रव्य दृश्य सामग्री का जब उपयोग करेंगे तो वो जो मटेरियल है कैसे होना चाहिए, दर्शकों की सहभागिता और समझ के अनुसार होना चाहिए। जटिल अवधारणाओं को उसको चित्रित करके बनाना है, अच्छा सरल तरीके से। रुचिकर होना चाहिए, ये जो बात मैं पहले बताया हूँ वही चीज़ है, रुचिकर होना चाहिए। पता चला एकदम बोरिंग टाइप का बना दिए तो मज़ा नहीं आएगा। सामग्री दृश्य, जो चित्र वगैरह है वो स्लाइड देखने में आकर्षक होना चाहिए। मुख्य संदेश पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी है। पता चला आप कुछ का कुछ चित्र बना रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। आगे आता है प्रतिवेदन या रिपोर्ट। प्रतिवेदन किसको कहा जाता है, जो डेली रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है, उसको प्रतिवेदन कहते हैं। रिपोर्ट राइटिंग को ऐसा समझिए, मान लीजिए एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है तो ट्रेन एक्सीडेंट का बोलेंगे कि आप रिपोर्ट बनाइए, तो उसमें क्या होता है कि रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उसी को प्रतिवेदन कहा जाता है। उसमें आप लिखोगे 10 तारीख की सुबह 9 बजे ट्रेन यहाँ से चली, फिर यहाँ से चली, उसके बाद फिर यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम ये था जिसके कारण से दुर्घटना हुआ। फिर अब दुर्घटना के बारे में के बारे में बताने के बाद उसका सॉल्यूशन भी बताना है, उसका कारण भी बताना है, उसका सॉल्यूशन भी बताना है, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिवेदन कहा जाएगा। मतलब कि आपको सत्य घटना को विवरण के साथ लिखना है, क्रमबद्ध लिखना है और उसका सॉल्यूशन भी देना है, उसका समाधान भी आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक प्रस्तुतियों के अलावा ग्राहकों और हितधारकों को विस्तृत जानकारी, विश्लेषण और सिफारिशों को देने के लिए अक्सर लिखित प्रतिवेदन का प्रयोग किया जाता है, लिखित रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। मतलब मौखिक प्रस्तुति या ग्राहकों को, हितधारकों को बिल्कुल सही जानकारी, सटीक जानकारी और विश्लेषण की जानकारी देने के लिए आप क्या करते हैं, प्रतिवेदन का प्रयोग करते हैं। रिपोर्ट लेखन के लिए जटिल जानकारी को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए स्पष्टता, सटीकता और संगठन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सटीकता के साथ, संगठन की आवश्यकता के साथ आपको उसको क्या करना है, लिखना है, प्रस्तुत करना है ना। फिर स्पष्ट शीर्षकों, कार्यकारी सारांशों, मुख्य भाग, अनुभागों और शीर्षकों के साथ रिपोर्ट की संरचना नेविगेशन को और समझ की सुविधा प्रदान करती है। पहले सारांश को बिल्कुल सही लिखना है, मुख्य अनुभाग को सही लिखना है, निष्कर्ष बिल्कुल सही तरीके से देना है, सब चीज़ अच्छे से लिखना है, प्रॉपर सब चीज़ लिखना है। चार्ट, ग्राफ, तालिकाओं जैसे दृश्य तत्वों को उपयोग सूचना की सुंदरता, डेटा विजुअलाइजेशन को बढ़ाता है। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब उपयोग की सूचना को, सुंदरता को बढ़ाना, और फिर उसको प्रमुख निष्कर्षों तक मजबूती से पेश करता है। अंतिम प्रतिवेदन में सटीकता, निरंतरता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रूफ रीडिंग और संपादन की आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि जब आप प्रतिवेदन कोई चीज़ लिखते हैं ना, प्रतिवेदन लिखेंगे मतलब रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, तो बिल्कुल सही सब चीज़ जानकारी लिखना है, विवरण लिखना है, विवरण लिखने के बाद सही बिल्कुल सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ सारांश लिखते हुए लिखना है। उसका सारांश होना चाहिए, मुख्य भाग होना चाहिए। चार्ट, ग्राफ का प्रयोग भी आप कर सकते हो, अच्छे से सुंदर दिखना चाहिए वो। फिर उसका निष्कर्ष बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए और उसमें फिर
उसका संपादन प्रूफ रीडिंग में मतलब अच्छे से लिखना है, ग्रामेटिकल त्रुटि नहीं होना चाहिए, और उसका फिर संपादन आपको क्या करना है मतलब उसको फिर फाइनल लास्ट में देना है।